लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए कंप्लीटली और इसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाए, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। बताइए ए के कितने मोल दे रखे हैं 5, बी के कितने मोल दे रखे हैं 6, आपको लिमिटिंग ढूंढना है। देखो इसलिए मैं कैसे करूँगा इसको, लिमिटिंग ढूंढने के लिए मैं ऐसा लिखूंगा कि 2 मोल ए के रिएक्ट करते हैं कितने मोल बी के साथ, 4 मोल बी के साथ। तो बताओ 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 मोल के साथ करेगा ना। तो मुझे बताओ 5 मोल कितने के साथ, अगर 1 मोल इसके 2 मोल के साथ करता है तो इसका 5 मोल इसके कितने मोल के साथ करेगा, 10 मोल के साथ। तो मुझे बताओ इसका 5 मोल तो दिया था, क्या अगले वाले का 10 दिया है, अगले वाले का सिर्फ 6 ही दिया है, तो मतलब जो अगले वाला दिया है वो कम है। तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा आपका, जो बी होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो बी इज लिमिटिंग, बी इज LR, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, सही, ठीक है। इस पर सवाल बनता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा उसके बाद इक्विलिब्रियम है नहीं आपके सिलेबस का ना, इक्विलिब्रियम नहीं है इस वाले में आ रहा है आपका, के भी ये भी नहीं है, ठीक है। ये बताइए फिर से चैप्टर 1 का, एक कंपाउंड है जिसमें इतने % हाइड्रोजन है, इतने % कार्बन है और इतने % क्लोरीन है और मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है। आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, आता है, पहले वाले में एलिमेंट लिख देंगे हम, पता है आपको, ये मैंने एलिमेंट लिख दिया। फिर आपको परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है, फिर उनके एटॉमिक मासेस, फिर रेशो निकालना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। ये NCERT का है, ये NCERT का है, ठीक है। और आपको सिंपली इसका आंसर पता होगा, CH2Cl आता है इसका आंसर, चेक कर लेना, CH2Cl आता है इसका आंसर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेना, NCERT पे दे रखा, मैंने करवाया भी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोलता है व्हाट इज अबव प्रिंसिपल, ये पता आपको, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द सबशेल विद लोएस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो सबशेल फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, और कम एनर्जी वालों में सब कैसे आप देखते हैं, N+L रूल आपको लिखना पड़ेगा, और कभी किसी का N+L का वैल्यू बराबर हो जाए तो फिर N वैल्यू देखते हैं, अब जिसका N का वैल्यू कम उसको पहले फिल करते हैं, ठीक है ना, पढ़ा है आपको NCERT से, ये देखना है आपको। अच्छा इसका सिग्निफिकेंस बताइए सर। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत हो जाएगा। आप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको देखते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से NCERT का एक और कहता है कैलकुलेट दी वेव नंबर, अगर आपको फॉर्मूला पता है सवाल हो गया, सवाल की कोई टेंशन नहीं है। वेव नंबर निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है। बताइए आपको निकालना है वेव नंबर, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं मान लीजिए फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, या वेव नंबर ही निकाल लो। V बार इज इक्वल टू 1/λ के बराबर, किसके बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। बताओ लैम्डा कितना दिया है, 5800 एंगस्ट्रॉम। अब आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम किसके बराबर, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो मेरे को सिंपली इतना करना है, 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो गया। से पुट करना है, सॉल्व करना, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालना है, बताओ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा मैं, मेरे को पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ, लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो मैं C का वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख दिया, डिवाइडेड बाई लैम्डा। बताओ लैम्डा कितना आ जाएगा अपना, दे रखा है लैम्डा तो 5800, क्या करूंगा 5800 इंटू 10⁻⁻10, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में था ना, तो इसको भी तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो बस सॉल्व कर लीजिए, हो गया। अच्छा जी ये आ गया, सिंपल है, बस फॉर्मूला पता है, सवाल हो गया, फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद बताइए थर्मो का सवाल है, अच्छा सवाल है, NCERT से उठाया। कहता है एक रिएक्शन करवाया जा रहा है साइनामाइड का डाइऑक्सीजन के साथ, और इसमें डेल्यू का वैल्यू दिया है, देख लिया आपने, डेल्यू दे रखा है, ठीक है, टेम्परेचर भी दे रखा है, आपको निकालना है एंथैल्पी चेंज। बताइए एंथैल्पी इक्वेशन डलेगा, आपको पता है एंथैल्पी किसके बराबर, ΔH इज इक्वल टू ΔU प्लस ΔNGRT। अगर ये इक्वेशन नहीं पता है भूल जाइए, सवाल आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, थ्योरी नहीं आता आपको कि सिर्फ थ्योरी पूछ ले। अच्छा ΔH इज इक्वल टू ΔU, बताओ ΔU का वैल्यू कितना दे रखा है, -742.7 लिख दिया मैंने, प्लस ΔNG, सर ये तो निकालना पड़ेगा, ΔNG किसके बराबर, प्रोडक्ट गैशियस मोल माइनस रिएक्टेंट गैशियस मोल। बताओ प्रोडक्ट में गैस कौन कौन सा, एक ये हो गया 1 मोल, एक ये, इसका भी 1 मोल हो गया, कितने मोल, 2 मोल, माइनस रिएक्टेंट में एक ही ये वाला है, ये तो सॉलिड है, सॉलिड थोड़ी ना देखना है, तो कितना है इसका 3/2 मोल, ये आ जाएगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5, फिर मैं लिख लूंगा प्लस 0.5 इंटू आर का वैल्यू कितना, आर कितना ले रखा आपने 8.314, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 8 मल्टीप्लाई बाई टी कितना 298, बस इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, फिर इसमें से माइनस कर दूंगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको करीब करीब 300 मान के चल लो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 मतलब 5/10 सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस होकर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बताइएगा, कहता है एक्सप्लेन वाई एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 at 0 केल्विन।
ये किसके अकॉर्डिंग होता है? थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। कौन सा लॉ है ये? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अब देखना सवाल कैसे पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा है, अच्छा सवाल पूछा है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जब डेल टी या ऐसा मान लीजिए सिंपली टेम्परेचर लिख लेता हूँ मैं, जब टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करें, 0 केल्विन का मतलब एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, कहता उस टाइम पे एंट्रोपी चेंज भी जीरो होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप टेम्परेचर को 0 केल्विन पे कर दो तो मॉलिक्यूल के अंदर जो भी आपका प्योर सबस्टांस, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड रहा होगा, उसके सारे के सारे मोशन फ्रीज हो जाते हैं, सारे के सारे मोशन, और कोई भी तरह का अरेंजमेंट उसके अलावा पॉसिबल नहीं होता जिसमें वो जैसा रहा होगा वैसे ही होगा, उसके अलावा कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, फिर उसका रैंडमनेस खत्म हो गया, इसलिए एंट्रोपी कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ मोशंस गेट सीज्ड, क्या हो जाएंगे? सीज हो जाएंगे, ठीक है। दो वाइब्रेशन कभी नहीं रुकते, बट इस आंसर को करने के लिए आपको इतना लिखना है कि सारे के सारे मोशन खत्म हो जाएंगे, कोई रैंडमनेस नहीं आएगा, इसलिए एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा, ठीक। बताओ ये भी एनसीईआरटी का आपको पता है, कहता है डेल यू जीरो है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो डेल एस कितना होगा? डेल एस को डेल यू से कोई मतलब नहीं है, डेल एस हमेशा पॉजिटिव होगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, डेल एस हमेशा, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग द एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये बताइए प्रेडिक्ट द साइन ऑफ डेल एस, ये मैंने एनसीईआरटी में आपको करवा रखा है। बताओ इस साइड गैस और इस साइड भी, बताओ इस साइड कितने मोल है टोटल? 5 मोल, दिख रहे हैं आपको? इधर कितना मोल था? 1 मोल। बताओ 1 मोल से 5 मोल की तरफ मोल बढ़ गया तो रैंडमनेस बढ़ गया तो एंट्रोपी बढ़ गया। सो सिंस नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है तो डेल एस कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। डेल एस साइन ही पूछा था आपको, तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लेविस एसिड लेविस ये नहीं है आपको अभी, तो लेविस एसिड लेविस बेस नहीं है, कॉमन आयन इफेक्ट भी नहीं है, ये इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन में है सारे, ये आपको कुछ भी नहीं है। कितने चैप्टर आए थे? ये सारा शेट फुल लेंथ वाला ही सब फाइनल है, इससे रिलेटेड है। ये बताइए आपका ये देख लीजिए, ये आपका पैसेज दे रखा है केस बेस है ना, ठीक है। आपको पढ़ना तो होता नहीं, वैसे भी बच्चे को आंसर पता होते हैं। देखिए अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, कर सकते हैं आप। n+l रूल लगाना है आपको, बताइए n+l लगाऊंगा, पहले वाले में कितना आएगा? 4 और इसका 2 हो गया 6, इधर बताओ 3 और इसका 2 हो गया 5, इधर बताओ 4 और 1 5, और इधर बताओ 3 और 1 4। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका? 4D का, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो मतलब सबसे कम वाले को इधर लिखना, फिर ऑर्डर, ये देखो लिख रखा है सबसे ज़्यादा 4D। अच्छा उसके बाद मुझे बताइए ये 5 वाले 2 हैं, फिर जिसके n का वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, फिर 4p आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3D आ जाएगा और उसके बाद 3p आ जाएगा, पता है ना आपको ऑलरेडी, ठीक है। व्हाट इज वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव? हाँ, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव क्यों है सर? इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव एनर्जी का मतलब है वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा। जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो और न्यूक्लियस के साथ में कोई भी तरह का अट्रैक्शन ना दिखा रहा हो, तब उसका एनर्जी जीरो कंसिडर किया जाता है। और जब वो न्यूक्लियस की तरफ आता है तो उसका एनर्जी जीरो से कम हो जाता है, जिसको हम नेगेटिव लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, इन्फिनिटी पे एनर्जी कितना रख लेते हैं? जीरो। और जब ये न्यूक्लियस की तरफ आता है तो डिस्टेंस घटता है, जब डिस्टेंस घटता है तो एनर्जी कितना हो जाता है? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, इसको आप लिख सकते हैं इजीली। अच्छा कहता है हीट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मसल्स के लिए इन्वॉल्विंग रेडिएशन ऑफ, ठीक है, एक मसल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पेन से बचने के लिए, जिसमें हीट रेडिएशन डाले जा रहे हैं 900 नैनोमीटर के। तो आपको समझ में आ रहा है हीट रेडिएशन कौन से होते हैं? हीटिंग वाले रेडिएशन होते हैं IR वाले। कौन से वाले? IR वाले, इंफ्रारेड रेज। जो IR रेज होती है ना, इनको हीटिंग रेज पढ़ते हैं, हीटिंग रेज IR वाले, ठीक है। कहता कौन सा सुइटेबल रे रहा होगा इसको इस चीज़ के लिए? वो IR रहा होगा। कौन सा? इंफ्रारेड रेज, याद रखिएगा, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। अच्छा उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ अ लाइट हैविंग वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ दिया है और एनर्जी दे रखा है, आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, कुछ नहीं करना, प्लैंक्स इक्वेशन लगाना है। वी नो दैट E इज इक्वल टू NH न्यू या E इज इक्वल टू M, वो दोनों इक्वेशन लगा के बनाते हैं ना आप। अच्छा आपको n निकालना है, बताओ यहाँ से n कितना आएगा? E अपॉन H न्यू, E अपॉन H न्यू। बताओ एनर्जी कितना दे रखा है? 1 जूल, तो मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई H का वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाय म्यू, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? दे ही नहीं रखा, वेवलेंथ दिया है, तो मतलब मुझे ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताओ वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। C कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? 4 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है ना। मीटर में है तो बिल्कुल इतना ही आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे पुट करूँगा ये पूरा वैल्यू। बताओ जब ये पूरा वैल्यू पुट करूँगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर -7, सही है ना, समझ रहे हो ना। ये रेसिप्रोकल के ऊपर रेसिप्रोकल है तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 इंटू 10 की पावर
8 बस सॉल्व कर लेंगे काम बन जाएगा, ठीक है ना। ये है नंबर ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला। बिल्कुल आपको प्लैंक्स इक्वेशन पता है तो निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा ये बताइए सेकंड चैप्टर में से आपका है, ये थर्ड में से सॉरी, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियाई। सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मैंने आपको बताया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जब भी आयनिक रेडियाई देखना है आपको कुछ नहीं करना, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज। बताओ सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसमें है, इसमें। सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने को बोला है तो सबसे कम वाले को पहले लिखूंगा मैं, ठीक है। बताओ सबसे ज़्यादा वाले को इधर लिख लेता हूँ। सबसे ज़्यादा वाला कौन आ गया, N-3, उसके बाद O-2 देख पा रहे हैं, उसके बाद F नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव वाले से चलेंगे कम पॉजिटिव से, उसके बाद Mg+2 और उसके बाद Al+3। सिंपल है, जितना नेगेटिव ज़्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में उतना साइज ज़्यादा, ठीक है ना। अच्छा कहता है Cl2O7 इज एसिडिक ऑक्साइड, एक्सप्लेन। हाँ बिल्कुल बताइए क्यों एसिड होगा ये। सर एसिडिक इसलिए होगा क्योंकि ये H पॉजिटिव रिलीज करने की क्षमता रखता है, ये H पॉजिटिव रिलीज करवा देगा इस, ठीक है। अच्छा Cl2O7 एसिडिक नेचर का है, ऐसा क्यों, देखिए तो ये जो Cl2O7 है ना, आपको कुछ नहीं करना है, इसको पानी में डाल के देखिए, मैं थर्ड चैप्टर में पढ़ा है मैंने। जब पानी में डालोगे ना, पानी में डालने के बाद ये बना लेगा 2 टाइम्स HClO4। कुल मिला के जो HClO4 है इससे H पॉजिटिव रिलीज होंगे, दैट इज वाई एसिडिक नेचर। आपको इतना लिखना है दैट Cl2O7 कैन लिबरेट H पॉजिटिव आइंस इन वाटर, दैट इज वाई इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। क्योंकि क्या लिबरेट कर सकता है, क्या फर्निश कर सकता है, इट कैन लिबरेट H पॉजिटिव आइन इन वाटर इन, दैट इज वाई एसिडिक नेचर, ठीक है ना। ये देखिए पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेगा, ये H पॉजिटिव छोड़ देगा। अच्छा कहता है बोरॉन कैन नॉट फॉर्म दिस आइन, एक्सप्लेन, ठीक है। मुझे बताइए बोरॉन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है। अच्छा जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं उनका वैलेंसी कितना, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है, मैक्सिमम बॉन्ड वो बना सकते हैं 4, इनका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है 4, याद रखना इसको। सेकंड पीरियड वाले हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं 4। बताओ अगर ये बनाना है तो कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे 6, कितने बनाने पड़ रहे हैं 6। बोरॉन तो 6 बना ही नहीं सकता, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, बोरॉन हैज़ नो डी ऑर्बिटल, कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता इसके पास। इट कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, बियॉन्ड 4 से ऊपर तो बढ़ा ही नहीं सकता, तो ये कैसे बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ये मॉलिक्यूल बनेगा। ये याद है एनसीईआरटी का सवाल, मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है ना। हाँ बताइए मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है। आपको पता सबसे रिएक्टिव मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़े, और इलेक्ट्रॉन जल्दी वो छोड़ता है जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी कम किसका, दूसरे वाले का, तो आपने लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा द मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी कंपाउंड ऑफ MX2 टाइप। MX2 टाइप का मतलब मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। बताओ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए आयोनाइजेशन 1 प्लस आयोनाइजेशन 2 सबसे कम होना चाहिए, एक नहीं देखना, अब दोनों देखने हैं। बताओ इन दोनों को सम करके देखो, सबसे कम इधर मिलेगा, देखो ये वाले में, बाकी में देखना कितना ज़्यादा है। देखो 1 तो कम लग ही रहा है, लेकिन 2 कितना ज़्यादा होगा, तो ये वाला वो जिसका आयोनाइजेशन 1 प्लस आयोनाइजेशन 2 कम हो, ये लोवेस्ट होना चाहिए। तो ये किस वाले में मिल रहा है मेरे को, छठे वाले में, तो V1 लिख दूंगा मैं, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कैसे डिसाइड होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना नेगेटिव, इसका मतलब वो उतना रिएक्टिव नॉन मेटल। बताओ सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका मिल रहा है आपको, इस वाले का, तो ये उतना अच्छा नॉन मेटल, उतना रिएक्टिव नॉन मेटल, तीसरा वाला रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर 4 से सवाल है। कहता आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन हैज़ हायर डायपोल मोमेंट इन वाई। बहुत बढ़िया सवाल है, जेन्युइन से सवाल है। देखो जो NH3 है ना, ये ऐसा होता है पायरामिडल शेप का, और इस पर होता है लोन पेयर, ध्यान से। और NF3 भी बिल्कुल ऐसा होता है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और इस पर लोन पेयर, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखिए डायपोल मोमेंट का मतलब कि कितना पोलैरिटी मॉलिक्यूल में जनरेट हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, और इसके बॉन्ड मोमेंट का कुछ इस तरीके से डायरेक्शन, वेक्टर बना रहा हूँ मैं इसका, आपको बताया ना। अच्छा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन था, तो इसका वेक्टर कुछ ऐसे बनेगा, नाइट्रोजन डेंसिटी खींचेगा। यहाँ पे भी कौन खींच रहा है, नाइट्रोजन। अच्छा लोन पेयर जिधर की तरफ दिख रहा है उसी की तरफ एरो बना लो। अब मुझे बताओ इस वाले केस में सबके सब डायपोल एक ही डायरेक्शन में है, सबके सब डायपोल। यहाँ पे बताना मुझे जरा, बताओ नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ये फ्लोरीन भी अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन लोन पेयर बिल्कुल ऊपर वाली तरफ। तो मुझे बताओ क्या ये सारे के सारे डायरेक्शन एक साइड है, नहीं,
एक तो ऑपोजिट में चला गया ना, और यहाँ पे सारे एक ही साइड चल रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे जो होगा वो कम होगा, क्योंकि सर इस वाले केस में जो सारे के सारे इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और यहाँ पे इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, इसलिए डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा, NH3 का। ठीक है, बात समझ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, कार्बोनेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आपको, ये तो ईजी है। मतलब कार्बोनेट आयन हो गया आपका CO3 2 नेगेटिव, ऐसा CO3 आपको क्या करना, कार्बन बना लिया। बताओ कितने ऑक्सीजन है, 3, देखो 1 2 3, कितने नेगेटिव, 2, इस पे लगा लो नेगेटिव, इस पे, जिस पे नेगेटिव लगा उसके साथ एक ही बॉन्ड बनेगा, और जिस पे नेगेटिव नहीं लगा ऑक्सीजन उसके साथ में कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या जरूरी था नेगेटिव इस पे और डबल बॉन्ड इस पे, और नहीं हो सकता है नेगेटिव इस पे और डबल बॉन्ड इस पे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देना। देखो ऐसा, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली डबल बॉन्ड इधर बना दूंगा और जो बचा इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर ये बना दूंगा। बताओ ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। अब बताओ तीसरा कैसा बनेगा, कि डबल बॉन्ड इस साइड बन जाए, फिर मैं ऐसा लिख लूँगा C, डबल बॉन्ड इस साइड बना दूंगा, O नेगेटिव इस साइड और O नेगेटिव। बताओ ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, इजी है ना बनाने को, 3 रेजो। अब इसका ना करके ओजोन पूछ लिया या SO4 पूछ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा पूछ रखा, बना सकते हैं। ठीक, ओजोन भी याद रखना, ओजोन ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O इस साइड सिंगल, फिर या तो इस साइड डबल और इस साइड ये ओजोन का। ठीक, SO4 -2 है तो आप समझ जाएंगे 4 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव है तो किन्हीं 2 पे नेगेटिव नेगेटिव रख के सिंगल बना लो, बाकी वालों पे डबल डबल बना लो, फिर चेंज कर लो। ठीक है, अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक कैरेक्टर्स, ये बात भी आप समझ लीजिएगा, इस सवाल को भी देख लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ये मैं आपको बोल देता हूँ, ये वाला सवाल आपको देखना है, इनमें से सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होगा, चलिए देख लेते हैं ऐसे ही। बताओ लिथियम फ्लोराइड एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में तो आयनिक बॉन्ड ही बना होता है, तो आपको पता है, तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें LiF में। ठीक है, लिखा मैंने। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर को देखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप आयनिक बॉन्ड देख लो, या अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो फिर आप देखो, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, देखो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड देखो, उसके बाद देखो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा, और उसके बाद देखो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, नॉन पोलर का मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो। बताओ ये वाला आ गया आयनिक, मैंने सबसे ऊपर बिठा दिया। ठीक है, दूसरा वाला आप देखना ध्यान से, ClF3 और SO2 2 आ रहे। अच्छा N2 बताओ, N2 में तो दोनों सेम ही है, ये तो नॉन पोलर हो जाएगा, तो N2 तो आया सबसे लास्ट पे, बिठा दिया मैंने N2 सबसे लास्ट पे। अब बचा SO2 और ClF3, अब इनमें देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब देखो ये SO2 है, ये ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और इस पर एक लॉन पेयर हो जाता है, और ClF3 अब कैसा हो जाता है, ये ClF, ये ClF, ये ClF 90 डिग्री पे होते हैं, एक लोन पेयर इस पे, एक लोन पेयर इस पे, टी शेप का होता है, बैंड टी शेप का। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे जो फ्लोरीन लगा हुआ है साथ में क्लोरीन है, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस होगा, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आप ये देखोगे कि ये वाला ज़्यादा पोलर होगा, ये बैंड शेप भी होगा, ज़्यादा पोलर, तो कौन सा आएगा, SO2, और उसके बाद ClF3 बन जाएगा इनके पोलैरिटीज़ का ऑर्डर, या इनके आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, या इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। ठीक है ना। अच्छा, इसके और में ये भी देखो, कहता है एक्सप्लेन वाई BF3 इज नॉन पोलर, कहता बताओ BF3 क्यों नॉन पोलर होगा, हालांकि इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सब पोलर है। देखो बढ़िया सवाल है, कहते हैं इसमें जो बॉन्ड है ना वो पोलर है। देखो कैसे, ये B, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये ऐसा होता है। अब ये जो बॉन्ड है ये तो पोलर है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये पोलर है, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे भी फ्लोरीन, लेकिन आप देखोगे ये जो दोनों फ्लोरीन नीचे की तरफ खींच रहे हैं ना, जब इनका रिजल्टेंट में बिठाऊंगा तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा सर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस ऑपोजिट वाले के रिजल्टेंट के बराबर हो जाता है, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रहे होते हैं, इसलिए टोटल रिजल्टेंट 0 आ जाता है। 2 इसमें इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर होते हैं, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 इसलिए होता है, एक तो इसका ज्योमेट्री रेगुलर है, इसका ज्योमेट्री कैसा है, रेगुलर, सिमेट्रिक, ज्योमेट्री सिमेट्रिक है, एक तो ज्योमेट्री सिमेट्रिक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सिमेट्रिक ज्योमेट्री होने के बाद इसमें जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है उनका रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, जैसे वेक्टर में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। अब जरूरी नहीं है BF3 पूछे, मान लो मैं आपको बोल दूं कि CCl4 बताओ क्यों है, सेम सिमेट्रिक ज्योमेट्री, ड्यू टू इट्स, इतना सा पॉइंट याद रखना, सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ बस इतना सा। मान लो PCl5 लिख दूं मैं, 5 मार्क्स में एक ही सवाल नहीं आता आपका, 5 मार्क्स में ध्यान में रखना, 3-4 पार्ट्स में आता है सवाल, है ना। PCl5 पूछ लो, ड्यू टू सिमेट्रिक ज्योमेट्री, ड्यू टू सिमेट्रिक ज्योमेट्री। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 एंड O2 पॉजिटिव, कंपेयर देयर स्टेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बढ़िया है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेसिस पे इनको कंपेयर करना, ये मैं आपको सिखा देता हूँ, ये सीख लीजिएगा। हेमोडायग्राम ऐसे बनाने को तो आपको जनरली बोलता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं एक सिखा देता हूँ, ये वाला सीख लीजिए। आपको क्या करना है, अगर तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में चैप्टर 4 का है,
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से लेस या 14 के बराबर है, लेस देन या इक्वल टू 14, ठीक है ना, लेस देन या इक्वल टू 14 ना। और दूसरे में मैं लिख लेता हूँ कि अगर 14 से ज़्यादा है, आपको दो तरीके से एमओ डायग्राम बनाना होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। देखो इजली बना के दिखा देता हूँ। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे N2, क्या लिख लेता हूँ N2। आपको क्या करना है, दो नाइट्रोजन है, यहाँ से एक नाइट्रोजन, एक यहाँ से नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3, यही होता है। देखो मैं क्या करूँगा, बारी बारी एक एक ऑर्बिटल, ये 1s और इसका भी 1s, बताओ इसको बनाया मैंने 1s2, इसका भी बनाया मैंने 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें भी कितने, 2। ये क्या करेंगे, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बताओ कितने जुड़ रहे हैं अभी, 2, तो मॉलिक्यूलर भी कितने बन रहे हैं, उसमें से एक लो एनर्जी का होगा और एक लो एनर्जी वाले को पढ़ते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या पढ़ते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। और जो हाई एनर्जी वाले होते हैं उनको पढ़ते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको पढ़ लेंगे BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको पढ़ेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बन गया दो। अच्छा बताओ इसके पास दूसरा ऑर्बिटल कौन सा था, 2s, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2s, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये बना लिए मैंने। इधर भी कितने हैं, 2s में बना लिए मैंने 2, ठीक है। बताओ फिर से दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो कितने मॉलिक्यूलर बनेंगे, 2, उसमें से एक लो एनर्जी वाला होगा और फिर से एक हाई एनर्जी वाला हो जाएगा। लो एनर्जी वाले को हम क्या पढ़ लेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये BMO आ जाएगा, और हाई वाला क्या आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आई, तो अब मैं इनका नाम लिखूंगा, ठीक है ना। मैं BMO ABMO नहीं लिखूंगा, इनका जो नाम होगा वो मैं लिखने वाला हूँ अब, ठीक है। देखिएगा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनको लिखा जाता है सिग्मा से। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, एक तो लो एनर्जी के होंगे, आपकी बात समझ में आ गई, और ABMO क्या हो जाएंगे, हाई एनर्जी के। इनको लिखा जाता है सिग्मा से, पाई से या डेल्टा से। इनको लिखते हैं सिग्मा स्टार से, पाई स्टार से या डेल्टा स्टार से, इनके ऊपर स्टार लगता है, ठीक है। अब देखो इसका मैं नाम लिखूंगा, जब इसका नाम क्या आएगा सर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, S और S जब भी जुड़ता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो मैं इसको लिखूंगा सिग्मा, लिखा मैंने, और 1s था तो साथ में लिखा मैंने सिंपली 1s। अच्छा ये इसी का एंटी बॉन्डिंग था तो मैं कैसे लिखूंगा, सिग्मा स्टार और इसके ऊपर 1s साथ में। अच्छा ये 2s फिर से जुड़ रहा है, SS फिर से क्या बनाता है, SS फिर से सिग्मा, तो इसको लिखूंगा मैं सिग्मा, लिखना भी कौन सा, 2s, और इसको क्या लिखूंगा, सिग्मा स्टार 2s लिख लूंगा, ठीक है। अब बताओ इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल बचा इसके पास, 2p बचा, इसके पास भी 2p3 और इसके पास भी p में कितने डब्बे, 3, p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, ठीक है। मैं ऐसा बना लेता हूँ, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ अब 3 कंबाइन कर रहे हैं, इसका भी 2p3, इसका भी 2p3, जब 3 कंबाइन करेंगे तो कितने बनेंगे, 3 इसके 3 उसके, टोटल 6, तो टोटल कितने बनेंगे, 6। 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग, 6 में से 3 बॉन्डिंग, आधे बॉन्डिंग होते हैं आधे एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। अब जो 3 बॉन्डिंग वाले बनेंगे ना, वो सारे के सारे इक्वल एनर्जीज के नहीं होते हैं, बहुत मजे वाली बात। तो ये 2 आपके आ जाएंगे पहले नीचे, सबसे लो एनर्जी वाले ये 2, और उसके बाद इससे थोड़ा ऊपर एनर्जी वाला 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये सारे के सारे बॉन्डिंग। 3 मैंने नीचे बनाने और 3 इसी के ऊपर बनाने, सेम। पहले 2 बना लिए, ऐसा करके 2 बना लिए पहले मैंने, और उसके ऊपर एक हाई एनर्जी वाला सबसे ये बना लिया, ठीक है। अब इनका नाम लिखूंगा मैं। अब मुझे बताओ p ऑर्बिटल के पास कौन कौन से, p सबशेल में कौन कौन से ऑर्बिटल, px, py और pz, पता है आपको, ठीक है। अच्छा जब कभी भी z, ये हमेशा केमिकल बॉन्डिंग से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मैंने मेन एक्सिस को z एक्सिस रखा हुआ है, फिर मैं आपको बोलूं कि बताइए कौन सा ऑर्बिटल है जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, z सिग्मा बनाएगा, x और y पाई बनाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बताइए मैंने x एक्सिस को मेन एक्सिस रखा हुआ है, बताओ अब सिग्मा कौन बनाएगा, x बनाएगा, फिर y और z क्या बनाएगा, पाई, मतलब जो मेन एक्सिस होगा वही सिग्मा बनाएगा, ठीक। और जब ना दिया हो फिर z बनाता है, कौन बनाता है, z बनाएगा, ठीक है। तो मुझे बताना ध्यान से, ये जो बन रखे हैं आपके, बताओ ये आ गया z आपका, z ने बनाया होगा सिग्मा, तो मैं इसको लिखूंगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2p। अच्छा जो पाई वाले बचे वो कौन से, x और y किसके हैं, वो 2p के हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम आएगा पाई 2px, क्योंकि वो पाई बनाएंगे, और इसका नाम आएगा पाई 2p y। इन्हीं के ऑपोजिट वाले ऊपर आएंगे, बस स्टार लिखूंगा। तो बताओ इस पे क्या लिखूंगा, पाई स्टार 2px, इस पे लिखूंगा पाई स्टार 2py, और इस पे लिखूंगा सिग्मा स्टार 2p
Z, ये लिख दिया, ये आएगा इसका एमओ डायग्राम। अब मैं इलेक्ट्रॉन भर लेता हूँ, फिर कन्फिग्रेशन सीख लेंगे आप। बताओ इनमें मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा। जरा बताइए कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसमें टोटल? 4। तो इधर कितने आएंगे? 2। इधर भी कितने हो गए 4। इधर भी कितने? 4। 2 इसमें और 2 इसमें, 4। इधर गिनो टोटल कितने? 6। तो मैं कैसे फिल करूंगा? 1 2, डिजनरेट है ना, इसलिए डिजनरेट में हुंड रूल लगता है। पेयर तब तक नहीं होता जब तक ना सिंगली फिल किया जाए, पता है ना। फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, हो गया। अब आपको लिखना है इसका कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने लिखा ना ऊपर, इसी को देखते हुए कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन देखो ना कैसे लिखना आपने। ये जो ऑर्बिटल थे ये लिखने मेरे को, देखो सिग्मा 1s मैंने लिखा, सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन आए इसमें? 2, मैंने लिखा 2 ऊपर टॉप पे। अच्छा उसके बाद कौन सा आया? सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी कितने आए? 2, लिख लिया मैंने। अच्छा उसके बाद सिग्मा 2s, इसमें भी कितने? 2। उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी कितने? ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर वाला कौन सा आएगा? पाई 2px, इसमें भी कितने? 2। फिर कौन सा आएगा? पाई 2py, इसमें भी कितने? 2। उसके ऊपर कौन सा आएगा? सिग्मा 2pz ना, सिग्मा 2pz, इसमें भी आएंगे 2। इसके अलावा तो कोई है नहीं, इतना ही लिख लिया मैंने, ठीक। अब आपको इनके एनर्जीज के ऑर्डर में भी साथ में लिखना है। तो बताओ एनर्जी कैसे आएगा? इसको बढ़ता जा रहा है ऊपर के लिए, बढ़ता जा रहा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या है? बराबर, देख लिया आपने, दोनों बराबर है ना, इसलिए फिर ऐसा ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अच्छा जब आप क्या करोगे, नाइट्रोजन से ये मान लो 14 वालों से ऊपर बनाओगे ना, फिर आपको बस एक चेंज करना है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर एक चीज़ आपको चेंज करनी है सिर्फ, ठीक है। वो चीज़ क्या चेंज करनी है आपको? ये जो 3 ऊपर वाले आपने बनाए थे ना, ये 3 ऊपर वाले आपको बदलने हैं बस। देख लीजिए कौन कौन सा, ये वाले। मान लो मैं क्या कर लेता हूँ, अभी मैं लिख लेता हूँ कि मैंने O2 लिख रखा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ये हो गया। एक ऑक्सीजन के पास 8, दूसरे के पास हो गया ना 16। अब डायग्राम में क्या चेंज आएगा? सर ये जो मैंने बना रखे हैं ना, इनको अदला बदली कर दो। पहले 2 नीचे थे, एक ऊपर था, अब एक नीचे ले आओ, 2 ऊपर ले, मतलब पाई वाले ऊपर लेके जाओ, सिग्मा वाला नीचे लेके आओ, बस इतना चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कौन सा लिख दूंगा? सिग्मा 2pz, और यहाँ पे लिखूंगा पाई 2px पाई 2py। ये लिखा मैंने सिग्मा 2pz, यहाँ पे लिखना मैंने पाई 2px, और ये वाला लिखना मैंने पाई 2p। इतना चेंज करना, sp मिक्सिंग के कारण ऐसा होता है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन थे? वो 4, एक इसमें और आ जाएगा और एक इसमें भी और आएगा ना 4। टोटल कितने हो गया? अब 8। अब भरते हैं 8 कैसे आएंगे, बताओ 8 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ऐसा आ जाएगा। हो गई ना फिलिंग? अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछो तो कैसा? सर यहाँ तक तो सेम ही चल रहा था। इसके ऊपर क्या आएगा? सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px में 2 इज इक्वल टू पाई 2py में 2, पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में भी 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमओ से सवाल बनेगा, याद रख लीजिएगा। एमओ से सवाल बनेगा, इसके एप्लीकेशन हो अभी, ठीक है ना। अब इससे सवाल कैसे बनेगा? एक तो आया एमओ कॉन्फ़िगरेशन, आपने देख लिया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया आपने, यहाँ पे देखना, लेकिन यहाँ पे चेंज एक याद रखना, ये मत याद रखना, ये वाला याद रखना, फिर ये समझ जाना, इधर क्वालिटी मार लेना, 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जब चले जाएं, ठीक है। अच्छा, इससे दूसरा सवाल जो आता है वो आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने को। क्या निकालने को? मैं डायरेक्ट भी सिखा देता हूँ और फॉर्मूला भी बता देता हूँ। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने लिखना है N2 का बॉन्ड ऑर्डर, बताओ 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ेंगे। बॉन्डिंग कौन से जिन पे स्टार नहीं है? बताओ बॉन्डिंग में 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 6 8 10। मैं ट्रिक बता देता हूँ, पहली ट्रिक याद रखना, ट्रिक बता देता हूँ मैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 14 है या 14 से ज़्यादा है, 14 से और आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा बॉन्डिंग में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपको। कितने फिक्स हैं? 14 या 14 से ऊपर चल रहे हैं ना, तो बॉन्डिंग में हमेशा 10 आएंगे। कितने आ जाएंगे? 10। बताओ मैं पुट करूंगा, बताओ बॉन्डिंग में कितने आएंगे? 10। क्यों? क्योंकि N2 का मतलब टोटल 14, 10 माइनस कितने बच गए? 4 बचे ना, टोटल 14 थे। 10 बॉन्डिंग में आए तो एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे? 4 होंगे। आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हो, देखो ये एंटी बॉन्डिंग 2 या एंटी बॉन्डिंग 2, 4 ही तो थे, ऊपर वाले सारे खाली थे, ठीक है ना। अच्छा कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 करके 6, 6/2 कितना आ जाएगा? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। जरा ये O2 वाला बता दो मेरे को, फिर मुझे लगेगा आपको पता चल गया। O2 में 1/2, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में 16, 14 से ऊपर चल रहा है, मतलब बॉन्डिंग में 10 होंगे ही होंगे। तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4, 4/2 कितना आ जाएगा? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। ट्रिक सिखा देता हूँ मैं, 14 से कम मांगे तो फिर निकालने पड़ेंगे आपको। ट्रिक सिखा देता हूँ मैं कैसे, देखो ट्रिक बता देता हूँ मैं एक और। आपको 14 इलेक्ट्रॉन याद रखने, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। कितना आता है? 3। यहाँ पे मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ टोटल। अच्छा जब आप 14 से ऊपर जाओगे ना, तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम कर दो, और जब नीचे आओगे तब भी 0.5 से कम कर दो। बताओ 15 16 17 18 19 20 ऐसा लिखा मैंने। बताओ बॉन्ड ऑर्डर एक नंबर से चेंज कर लो, यहाँ 0.5 से बदल दो, कितना आएगा इसका? 2.5। इसका कितना?
2, इसका 1.5, इसका 1, इसका 0.5 और इसका, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से भी सवाल बन सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो आपको ऐसा बोल दिया कि वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इन केस ऑफ He2 द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, बॉन्ड ऑर्डर इज 0, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो मैं बोल दूं वाई Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट, नियॉन के पास 10, 2 हो गए 20, बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 0, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा आपस में। इससे नीचे आओ तब भी सेम, इससे नीचे आओ तब भी सेम, 13, 12, 11, 10, 9.5 से कम कर दो, बताओ 3, 2.5, इसका 2, मतलब 12 और 15 का मैच करेगा, ठीक। उसके बाद 1.5, उसके बाद 1, उसके बाद 0. और अगर किसी के पास 8 होंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो मैंने लिख लिया Be2, कौन सा लिखा Be2, एक के पास 4, दो के पास 4, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट। लेकिन अगर मैं Be2 पॉजिटिव लिखूं तो फिर 8 नहीं हुए, फिर एक लूज करके 7 हो गया ना, वो एग्जिस्ट करेगा, फिर वो एग्जिस्ट करेगा। ये ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर निकालने का डायरेक्टली, ठीक है। एक तीसरा, एक लास्ट पॉइंट इसमें देख लीजिए, ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए आप। बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सी चीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ, बहुत इजी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बस काम हो जाएगा। बताओ आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, और उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट देख लीजिए आप, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, बस इजी है, ये देख के समझ में आ जाएगा आपको। डायामैग्नेटिक, मैं फिर ट्रिक लिख लेता हूँ। पैरामैग्नेटिक वो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, n इज नॉट इक्वल टू 0, और डायमैग्नेटिक वो जिनका n कितना होगा 0, n 0 का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक। जैसे मान लो मैंने N2 लिखा, बताओ N2 में आपने देखा था सबके सब पेयर थे, देखो है ना। अब मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। ऑल ऑड वाले, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले, जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो, जितने भी हो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले, वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। कैसे होते हैं? मान लो मैं बता दूं आपको कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, पूछूं कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? अच्छा, ऑल इवन, सारे इवन वाले एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, एक आपका 10 इलेक्ट्रॉन वाला और दूसरा आपका 16 इलेक्ट्रॉन वाला, सिर्फ 2 को छोड़ के। कितनों को छोड़ के? कौन कौन सा? 10 इलेक्ट्रॉन वाला और 16 इलेक्ट्रॉन वाला, बाकी सारे कैसे हो जाते हैं? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। मान लो मैं आपको ये बोलूँ, मैं 2 एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैंने लिखा O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है, और लिखा मैंने एक और O2 -2। मैं आपको बोलूँ, बताओ इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन है, डाया कौन है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन गिन लो, काम हो जाएगा। ऑक्सीजन में 2 हो गए 16, एक पॉजिटिव का मतलब 15, ठीक है। ऑक्सीजन 2 16, एक नेगेटिव का मतलब 17, 2 16 का मतलब 2 18, ऐसे होगा। अब बताओ, अब याद करो, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3। 15 का कितना है? 2.5, कर दिया ना मैंने काम। अच्छा, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1 लिखा मैंने ये, ठीक है। वही 14 का यार, आगे चलो 0.5 से कम करते हुए चलो, काम हो जाएगा, ठीक है। बताओ, अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछूं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो बताओ इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? O2 -2 का, उसके बाद O2 नेगेटिव का, और उसके बाद O2 पॉजिटिव का। एक बात ये आ जाएगी, ठीक है ना। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा होता तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आ रहा वही, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ इसमें से पैरा कौन है और डाई कौन है, ये बताइए जरा मेरे को। बताइए, मैंने लिखा हुआ है जितने भी ऑड नंबर वाले हैं वो सब के सब पैरा। बताओ ऑड नंबर वाला कौन कौन आ रहा है इसमें? सर ऑड नंबर वाला एक तो आ रहा है आपका 15 वाला, एक आ रहा 17 वाला, है ना। तो ये कैसे हैं? दोनों के दोनों कैसे हैं? ये भी पैरामैग्नेटिक और ये भी। अच्छा, 18 वाला डायमैग्नेटिक। सारे के सारे इवन वाले डाई होते हैं 2 को छोड़ के। कौन कौन से वाले? 10 और 16 को छोड़ के। तो सवाल हो जाएगा, ये कोई भारी सवाल नहीं है, एकदम से बच्चा देख के कर लेगा। एमओ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बताइए, क्या था? राइट डाउन द कन्फिगरेशन ऑफ O2 एंड O2 पॉजिटिव, सिखाया मैंने। अब आपको पता है दोनों के दोनों 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर चल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा 1s। कैसे लिखूंगा मैं? सिग्मा 1s, ठीक है ना। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s में भी 2, सिग्मा स्टार 1s में भी 2, उसके बाद सिग्मा 2s 2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2। ये पहले आएगा या ये पहले आएगा? ये वाला पहले। क्यों? क्योंकि कैसे चल रहे हैं आपके? 14 से ऊपर वाले चल रहे हैं। फिर इसमें फिल करूंगा, फिर आगे चलो, जितना इलेक्ट्रॉन है भर दो, काम हो जाएगा, ये आ जाएगा। कंपेयर देयर स्टेबिलिटीज, बताइए सबसे स्टेबल कौन होगा इन दोनों में से? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? इसमें 16 इलेक्ट्रॉन और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, 15 वाला ज्यादा है, क्योंकि 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 वाले का 2.5 और 16 वाले का तो 2 ही आ रहा था, तो इसलिए ये ज्यादा हो जाएगा। कहते हैं डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज द हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 1/2 लिखा था मैंने अभी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड ऑर्डर सिग्निफाइज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये किसको सिग्निफाई करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करता है। ये आपको पता है थर्मो वाले सवाल से, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एग्जांपल्स भी, आइसोथर्मल और आइसोबारिक, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये मैंने सिखाया आपको, मैंने पढ़ाया भी है, दोबारा बता देता हूँ एक बार। जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो आपको सबसे पहले मॉलिक्यूल बनाना आना चाहिए। मुझे बताओ, आपको निकालना है इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी, इसको बनाओ, बताओ ये CH3OH कहाँ से बनेगा? सर ये बनेगा एक तो कार्बन से, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। हाइड्रोजन कितने? 4, मतलब 2H2, और ऑक्सीजन कितना? 1, तो 1/2 O2, ये लिखा मैंने। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, पता है? बताओ रिएक्टेंट एंथैल्पी में कौन आ जाएगा? रिएक्टेंट में एक तो ग्रेफाइट और एक हाइड्रोजन, तो मैंने ग्रेफाइट का वैल्यू देखा, दिख गया मेरे को इतना, और उसके बाद हाइड्रोजन का वैल्यू भी दिख गया। बस आपको ये ध्यान में रखना, हाइड्रोजन कितने मोल लग रहे हैं? 2 मोल। फिर मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, पता है ना, और उसमें से माइनस क्या कर दूंगा मैं? प्रोडक्ट का एंथैल्पी। बताओ प्रोडक्ट में ये था, इसका एंथैल्पी दिया था, पुट करूंगा, हो जाएगा, ठीक। मतलब कितना आएगा ये, अगर मैं ऐसा लिखूँ आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा -393 इसका, ठीक है। उसके बाद प्लस ये कितना आ जाएगा? 2 × 2 मोल था ना, -286, और उसके बाद माइनस करूंगा मैं इस वाले का, दैट इज -726। फॉर्मूला नहीं भूलना और ये साइन भी नहीं भूलना है, इसका खुद माइनस था और फॉर्मूला में भी माइनस था। पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताइए क्या बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो एंट्रोपी चेंज होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा पॉजिटिव होगा या कांस्टेंट होगा। आप कभी भी कोई ऐसा मशीन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जिसका एफिशिएंसी 100% हो, याद है, ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तीसरी बात, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता जब तक ना एक्सटर्नल एजेंसी लगाया जाए, ठीक है। या किसी भी ऐसे काम को जो ऐसा मान लीजिए नॉन फिजिबल हो, बगैर एक्सटर्नल एजेंसी के नहीं करवाया जा सकता। 3, 4, 5 पॉइंट है, ये आपको पता होगा। या हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, लो से हाई तब तक नहीं होता जब तक ना एक्सटर्नल एजेंसी लगाया जाए। अच्छा, कंप्यूट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ एन गैस एट इतने इज एडेड टू नो नेट वर्क इज डन, ठीक है। आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है। 1 मोल गैस इफ 15 जूल्स ऑफ हीट आर एडेड टू अ गैस एंड नो वर्क इज डन, ठीक है। जरा मुझे बताइए, डेल यू किसके बराबर? Q + W, Q + इतना ही होगा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, सवाल कितना अच्छा है, ये इजी सवाल। वर्क कोई हो नहीं रहा है, वर्क कर दिया मैंने 0। बताओ डेल यू किसके बराबर आया? Q के बराबर। बताओ सवाल में दे रखा है, कहता 1500 जूल का हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बस हो गया ना। जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वही तो इंटरनल एनर्जी होगा, क्योंकि W तो 0 हो गया, कर दिया ना W 0। अगर ये 0 है तो डेल यू किसके बराबर? Q के बराबर। और Q कितना दे रखा है? 1500, तो यही आंसर हो गया, 1500 जूल आंसर हो गया, ठीक है। बताओ ये भी NCERT का है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। ये इक्वेशन दे रखा है, डेल यू का वैल्यू दे रखा है, डेल एस का वैल्यू दे रखा है। कहता है डेल जी कैलकुलेट कीजिए और प्रेडिक्ट कीजिए क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस, बताओ डेल एस भी दिया है, ठीक है चलेगा। क्या डेल एच दिया? नहीं, फिर आपको डेल एच निकालना पड़ेगा। तो डेल एच कैसे निकलता है? डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। डेल यू का वैल्यू दिया है, डेल यू का वैल्यू कितना दे रखा है? -10.5 किया मैंने पुट, प्लस डेल एन जी निकालूंगा यहाँ से। बताओ गैस 2 मोल इसके और 3 मोल रिएक्टेंट में, तो कितने हो जाएंगे? 2 में से 3 माइनस कर लो, -1 इंटू आर का वैल्यू कितना? 8.314 इंटू टी का वैल्यू कितना है? दे नहीं रखा सर, अगर नहीं दे रखा तो कितना लेंगे? 298 केल्विन स्टैंडर्ड, ठीक है। बस एक चेंज आपको करना है, इतना सा चेंज है जो आपको करना है बस। ये देख लीजिए, ये जो दे रखा है किलो जूल में दिया है, और जो आर का वैल्यू होता है, आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इन जूल में होता है। मुझे इसको किलो जूल में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, वो 1000 ऊपर आ जाएगा तो मैं लिखूंगा 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करने पे डेल यू मिले, डेल एच मिलेगा। क्या मिलेगा? फिर जो डेल एच मिलेगा फिर इस इक्वेशन में पुट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये टास्क है, इतना सबको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी बताइए, देखते हुए बताइएगा, बहुत इजी सा सवाल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, पता है आपको? एटम एंड मॉलिक्यूल्स दोनों थे, करवा रखा, पहले भी सॉल्व करवाया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ वाटर पता है, गिवन मास में मोलर मास पता जाएगा आपको, ठीक है। कैथोड रे के बारे में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है ना। सो कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और एनोड वाले कौन से होते हैं? पॉजिटिव वाले। कैथोड वाले नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन n इज इक्वल टू 3, पता आपको कैसे निकालते हैं? 2n² से, ठीक है। n का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 और 9, 9 2 18 आ जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं, डाउन द ग्रुप घटता है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं, बढ़ता है। आयोनाइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड अप एन इलेक्ट्रॉन, नहीं, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन इंक्रीजेस
एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये बात सही है, ठीक है ना, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। बेंट स्ट्रक्चर किसका होगा, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको बेंट स्ट्रक्चर देखना जिसमें लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। बताओ CO2 ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, अब भी दिखाया था मैंने, लीनियर होता है, कैसे होता है, लीनियर होता है। अच्छा CH4 देख लो, कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन 4 के 4 शेयर कर रखे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ये होगा टेट्राहाइड्रल, कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल, सिमेट्रिक है। NH3 ये ऐसा 3 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर, पायरामिडल, कैसा होता है, पायरामिडल। इस पे अभी मैंने सवाल बताया, दोबारा बताना मुझे, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि इन दोनों sp3 हैं, लेकिन इनके एंगल क्यों बदल है, एंगल इसलिए बदल है क्योंकि इस पे लोन पेयर होगा, लोन पेयर की वजह से एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा सवाल आएगा ना, ध्यान में रखना, लोन पेयर आंसर होगा, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। H2O ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन और इसके ऊपर 2 लोन पेयर, बेंट शेप का होगा वाटर, ठीक है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपको क्या देखने को, टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट है सर, टेम्परेचर चेंज तो होता ही नहीं आइसोथर्मल, डेल्टा इज इक्वल टू 0, पता है ना आपको, हाँ। अच्छा रिएक्शन दे रखा है और द कलर चेंजेस फ्रॉम टू कलरलेस ब्राउन, अच्छा ये उसका है, छोड़ दीजिए इसको, नहीं एक सेकंड, हाँ ये इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम नहीं ना आपका, इक्विलिब्रियम नहीं है इस वाले पोर्शन में, छोड़ दो, रहने दो। ऑक्सीडाइजिंग रेडिएशन ये वाला भी नहीं है, छोड़ दीजिए, ये वाला भी नहीं है, आपके सिर्फ 4 ही चैप्टर आपको देखने हैं फिलहाल, तो वही वाला देख लीजिए। हाँ ये बताओ, एसर्शन रीजनिंग वाला बताओ, ये वाला, इन एन आयनिक बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 एटम्स, नहीं आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थोड़ी होता है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, पता है ना आपको। अच्छा आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन, बिल्कुल ठीक है ना, ये वाला सही है, बट एसर्शन इसका रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा द फ्री एनर्जी चेंज आफ्टर रिएक्शन इज नेगेटिव, बिल्कुल सही। आपको पता है स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया क्या क्या है, एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी कितना चाहिए अपने को, डेल जी शुड बी नेगेटिव, डेल जी शुड बी नेगेटिव, एक बात। दूसरी बात, डेल जी नेगेटिव के बाद में दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, डेल एस शुड बी, और तीसरी बात डेल एच शुड बी नेगेटिव, एंथैल्पी चेंज शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, लेकिन अल्टीमेट क्राइटेरिया ये है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा द नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन प्रोसीड्स विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट, बिल्कुल इसका नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि वर्क खुद ब खुद हो रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये नहीं आपका, ये नहीं है, हाँ ये है कार्बन, सॉरी यहाँ पे नहीं है। ये बताओ एक कंपाउंड है जिसमें इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है, एम्पेरिकल निकालना है, हो जाएगा। इक्विलिब्रियम वाला नहीं है, ये भी नहीं है आपका फिलहाल के लिए। 3 मार्क्स वालों में बताइए, एनसीईआरटी का दिखा, 52 मोल ऑफ आर्गन में आपको एटम निकालना है, ये करवाए तीनों, याद है, ठीक है ना। सेम हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना है और टाइम पीरियड दे रखा है, हाँ तो इजी है, बताओ आपको बताए जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा वो बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन, तो बताओ टाइम पीरियड लगा लूंगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, डिवाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसी मिल गया तो वेवलेंथ निकल जाएगा, वेवलेंथ निकल गया तो वेव नंबर निकल जाएगा, क्योंकि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन टाइम पीरियड लगा लो, फ्रीक्वेंसी निकाल के बाकी सब निकल जाएंगे। ये बताइए एक रिएक्शन है जिसमें डेल एच का वैल्यू दे रखा है, डेल एस का वैल्यू भी दे रखा है, ये करवाया मैंने, आपको डायरेक्टली याद होगा, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, याद है 2000 पे ना, शुड बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन, याद है, सॉल्व करवाए ना, सॉल्व करना पड़ेगा, सीधा आंसर मत लिखना, सॉल्व कैसे करेंगे आप ऐसा लिखेंगे कि फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस देन T शुड बी ग्रेटर देन डेल एच अपॉन डेल एस, डेल एच अपॉन, बस इतना लिख दो, कर दो वैल्यू पुट, डेल एच का पुट करो, डिवाइड बाई डेल एस का पुट करो, सीधा खुद आंसर आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, बस इतना सा पुट करके लिखना है। ये भी करवाया मैंने एनसीईआरटी का, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है, डेल जी का वैल्यू निकालना है, मैंने कहा था आपको डेल जी बराबर होगा -2.303 nRT लॉग के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम वैल्यू 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, सीधा इन पिछले वालों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो जाएगा। आर का वैल्यू भी दिया है, टी का वैल्यू भी दिया, पुट करना है सिर्फ, ठीक है। लेविस एसिड, लेविस बेस करेक्टर तो इसमें है नहीं आपका, इसमें नहीं आ जाएगा, ये बैलेंसिंग वाला भी नहीं है आपके फिलहाल, तो पेपर में ये सब नहीं है। हाँ ये बताइए केस बी स्टडी आ गया फिर से आपका, कहता विच इन बोहर मॉडल when electron moves from an orbital with high energy to an orbital with low energy what happens to the energy of atom, कहता अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप मारेगा, इट ऑलवेज इमिट्स एनर्जी, इट ऑलवेज इमिट्स, तो कहते हैं एटम की एनर्जी को क्या हो जाएगा, एटम की एनर्जी घटेगी, क्योंकि वो लूज करेगा तो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन, ये वैसे सिलेबस का पार्ट है नहीं, बट फिर भी देख लो, क्योंकि ये है नहीं सिलेबस में, आपको मेंशन नहीं कर रखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कहता कौन सा वाला है जो यूवी में फॉल करता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये याद रख लीजिएगा। आपका जो लेमन सीरीज है, कौन सा वाला, लेमन सीरीज पहला, कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से आ जाए पहले एनर्जी लेवल में, ऐसा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए और इसमें बैठ जाए पहले शेल में, तो लेमन सीरीज, ये लेमन सीरीज आपका यूवी में फॉल कर जाता है, किसमें, जो दूसरा जो होता है आपका बाल्मर, हो सकता है बाल्मर पूछ ले इस बार, बाल्मर आपका विजिबल रीजन में होता है, किस रीजन में,
विजिबल रीजन में, बाल्मर सीरीज, ठीक है ना। हाँ पिछले वाला था ना बाल्मर। उसके बाद ऊपर जितने भी होंगे ना, इन दोनों को भूल जाओ, इसके ऊपर जितने भी है सब IR में, सब किस में, बस दो ही याद रख लो, लेमन यूवी में फॉल करेगा, बाल्मर विजिबल में, इसके ऊपर वाले जितने भी हैं पास्ट एंड ब्रैकेट प्रोफाइल जो भी हैं वो सब आपके उसमें आ जाएंगे। अच्छा, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी। बताइए एनर्जी निकालना है, फ्रीक्वेंसी दे रखा, पता ना आपको कैसे निकालना है, E इज इक्वल टू एच म्यू। अब पुट कर लो फॉर्मूला, म्यू दिया हुआ है, एच को मल्टीप्लाई कर लो, 6.6 इंटू 10⁻34 हो गया। वेवलेंथ भी दिया, बताओ कैसे निकालेंगे, सेम E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा आएगा, सी अपॉन लेमडा का वैल्यू दे रखा है, बस आपको क्या करना है 0.50 की जगह पे लिखना है, एंगस्ट्रॉम में मल्टीप्लाई बाय 10⁻−10 किया ना अभी ऊपर, सेम तरह का सवाल था। अच्छा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये फिर से स्किप वाला पोर्शन है बट लिख लेता हूँ मैं फिर से फॉर्मूला। स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है n2 - n1 + 1 इंटू n2 - n1 अपॉन 2, ये है फॉर्मूला। n2 - n1 दोनों बार ऐसा याद रख लो, देखो n2 - n1 आगे भी है n2 - n1, बस पिछले वाले में +1 लिखना है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लिखो जरा कितना आएगा, देखो n2 - n1, n2 कितना 5, 5 में से एक किया 4, और 4 में एक और ऐड करूंगा 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई n2 - n1 4 डिवाइड बाई 2, 5 के b/2 आएगा 10 आएंगे ना, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी 10, ठीक है। ये वाला है नहीं आपका, ये वाला भी नहीं है, ये बताइए, ये बढ़िया है चैप्टर 3 का। कहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड स्मॉल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। और फ्लोरीन का कम क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, कहता है बताइए, ये मैंने पढ़ा आपको, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अच्छा हाँ ऐसे रख लो। अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आपको पता है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होगा वो किन किन बेसिस पे होगा, इनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, आज एटॉमिक नंबर पे होता है, ठीक है। कहता पीरियोडिक टेबल में, अभी इतना सवाल गड़बड़ सा है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि मेंडलीव में नोबल गैसेस इसलिए नहीं इन्वॉल्व थे क्योंकि उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे। इसने ये पूछा कि डिस्कवर क्यों नहीं हुए थे, तो ये बहुत गलत सा सवाल है कि क्यों डिस्कवर नहीं हुए थे। ये ऐसा मान लो कि उस टाइम पे कोई इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नहीं होगा, ठीक। अच्छा, एफ ब्लॉक वालों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये आपको याद रखना है, एस का भी, पी का भी, डी का भी, एफ का भी, मैंने लिखवाया एनसीईआरटी पे आपको। हाँ, n-2 F1 to 14, उसके बाद n-1 D0 to 1 और ns2, ये याद भी रखना है, लेकिन लिख के कुछ नहीं होगा, लिखते तो बुक से भी होगा, आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, कितना एनर्जी लगेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसी भी आइसोलेटेड एटम के ग्राउंड स्टेट से रिमूव करने में, पता है आपको कैसे वैरी करता है, अलोंग द पीरियड बढ़ता है, डाउन द ग्रुप घटता है। अच्छा बताओ कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव की वजह से बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, शेल एन वैल्यू घटेगा, जैसे शेल नंबर बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, और उसके बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लिख सकते हैं ना, जितना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, या फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा होता है, बात आपको पता है, ठीक है। फिर इस पे याद रख लेना, इस पे ऐसे भी सवाल बनते हैं कि पहला इसका ज्यादा क्यों, दूसरा इसका ज्यादा क्यों, वो उस तरह के सवाल मैंने करवा रखे हैं आपको, ठीक है। बताओ ये सेम सवाल आ गया, बताओ इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसको होगा और क्यों, पता आपको NH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि इसके सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन NF3 में डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए नहीं, नेट इसमें ज्यादा होगा। अच्छा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, याद रख लेना कहीं डेफिनेशन आ जाए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स so as to exchange their energies, as to exchange their energies to form hybrid orbitals of equal energy and identical shapes, इनका equal energy होता है और identical shape होता है, आइडेंटिकल शेप, याद इतना से याद रखना डेफिनेशन में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जैसे बायो में होता है ना, वैसे सेम हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स करना, उनकी एनर्जीज को आपस में एक्सचेंज करके कुछ नए ऑर्बिटल बनाना जिनकी एनर्जी और जो शेप होगी वो आइडेंटिकल होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। अब आपको बोला गया इथाइलिन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेना है, इथाइलिन पता कैसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा लिखना आपको बस। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होगा कि जो था ना आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये डायरेक्टली आप ऐसा याद रख लीजिएगा कि जब एक पाई होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये इस तरीके से आए ना आए जरूरी नहीं, बट ये बात याद रखना, जब कोई भी पाई नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं, एक पाई होगा तो sp2, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और 2 पाई होंगे तो sp होगा, ठीक है। आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। वाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, मैंने अभी सिखाया, बिकॉज इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट कंटेन, जब भी ऐसा पूछे तो इसका आंसर क्या होगा, इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट करता है, ठीक है।
अच्छा इन वालों में से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा, आपको पूछ रखा है। डाइपोल मोमेंट सीधा ये सीधा सीधा दोनों सेम दिख रहे हैं ना, तो आपको सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे लगाना है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है ना, ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब ये होगा कि फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होता क्लोरीन का है। बहुत मज़े वाली बात, एक्सेप्शनल केस है ये, एक्सेप्शनल केस है। हाँ जनरली ऐसा आता है, जैसे मान लो मैं आपको ये बोल दूँ ना HF और HCl में से किसका ज़्यादा होगा, तो आप HF लिख लोगे, लेकिन ये वाला जो है ना इस वाले में क्लोरीन का ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर डाइपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, और इस वाले में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है, इस वजह से ये ज़्यादा होगा। बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि इसमें चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा आएगा, दैट इज़ वाई डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। याद रख लीजिएगा, इसका ज़्यादा हो जाता है। हाउ डू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट, मैंने अभी कहा था ये ऐसा आता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम का कम होगा मैग्नीशियम से, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैग्नीशियम फुली फिल्ड है और इसके सोडियम के आउटरमोस्ट में एक होता है, रिमूव करना ईजी है। कहता लेकिन जो सेकंड होगा वो अब सोडियम का हायर हो गया, क्योंकि जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसका कॉन्फिगरेशन नोबल गैस के बराबर हो गया, अब वो लूज नहीं कर सकता। ये बात आपको पता, आप लिख सकते हैं। अच्छा अभी सिखाया था मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है आपको, बताइए। अभी मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था। N2 में कितने बॉन्ड होते हैं आपको ऐसे भी पता है, 3। O2 में 2, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, ठीक है। बताओ इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा, 3 बॉन्ड वाला सबसे पहले, उसके बाद 2 बॉन्ड वाला, अब उसके बाद आपको इन दोनों में तो एक ही आ रहा है। सर अब मैं कैसे डिसाइड करूं, जो F2 है ना, F2 में जो 2 फ्लोरीन पास पास होंगे इनके लोन पेयर आपस में रेपेल करते हैं, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाता है, फिर क्लोरीन आता है और उसके बाद फ्लोरीन आता है, इसमें लोन पे रिपल्शन बढ़ जाता है, ऑर्डर आ जाएगा। ये पता आपको स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स टेकन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, सही है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, एनसीईआरटी का सवाल है, मैंने करवा रखा है। ये देखो इसके लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है, पता आपको कैसे निकलता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस कार्बन का वैल्यू दिया है पुट करूंगा। अच्छा क्लोरीन का 4 लग रहे हैं ना, लेकिन आप देखोगे क्लोरीन के 2 दिए होते हैं पहले, देखो सवाल में कहाँ गया, ये 2 दिए है ना, मतलब सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, पता है क्या माइनस इसका वैल्यू, लेकिन इसके कितने वैल्यूज दिए हैं, 2, दोनों को प्लस करना है, सिखाया मैंने ये 2 वैल्यूज दिए, दोनों को प्लस कर हो गया। इसका आंसर कुछ 1300 के आसपास आता है, ठीक। और उसके बाद दूसरा सवाल ये पढ़ना, लेकिन कभी कभार बच्चा ये सवाल ही नहीं पढ़ता। आपको CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना है, फिर CCl बॉन्ड एंथैल्पी, जो वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि CCl4 में 4 बॉन्ड होंगे, 4 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 1300 के आसपास आता है, 4 से एक्सटेंसिव इंटेंसिव पता है, अभी सिखाया था। CH3OH का मोलर एंथैल्पी फॉर्मेशन निकालना, बस यही मोटे मोटे सवाल हैं, यही चीज़ें मोटी मोटी आपकी, ठीक है। तो वर्क डन पे 2 तरह के आपके जो थर्मो से सवाल बनते हैं, अगर तो सवाल में ऐसा मेंशन करके दे रखा है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, हमेशा लिख के देगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फॉर्मूला पुट करना है, वर्क का W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2/V1 या P1/P2, पता है ना आपको P1/P2। लेकिन अगर सवाल में लिख के दे दे अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर या अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर, क्या लिख के दे दे, एक्सटर्नल प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर लिख के दे दे, मतलब ये ना लिख के दे, तो आप समझ जाइएगा। आपको इरिवर्सिबल वर्क पूछा, वो बराबर होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल वी, -P एक्सटर्नल इंटू, बस ये फॉर्मूला पुट करना और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपके पहले वाले 4 चैप्टर।